करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए और अपने बोर्ड्स की तैयारी में जुटे पड़े हो गए। तो आपकी इस तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ, आपने जो डिमांड किया था कि मैम हमें अगले चैप्टर यानी कि मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार चैप्टर का भी वन शॉट लेक्चर चाहिए। तो बच्चों आज आपके सामने है वन शॉट लेक्चर मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का। सो बच्चों ये चैप्टर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिकॉज हमें इसमें अपने आसपास की सारी चीजें नजर आ रही होती हैं। थ्योरी इस चैप्टर में काफी ज्यादा है, प्लस बच्चों न्यूमेरिकल्स इससे इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। एंड बेटा जी ये चैप्टर आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। प्लस बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ सकता है। वो क्वेश्चन कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगी इस क्लास में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पर अगर आप बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए है टॉपर्स बैच 2.2, जो कि क्लास 10th के लिए सबसे बेस्ट बैच है आपके लिए। एंड बेटा इस बैच में जो क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल लाइव चल रही हैं। आपके सभी फेवरेट टीचर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं और आपको तैयार कर रहे हैं बोर्ड में टॉपर बनाने के लिए। और बेटा जी इस क्लास यहाँ पर आपको क्लास के साथ साथ टीचर नोट्स मिलेंगे, टीचर स्लाइड्स मिलेंगी, PYQs मिलेंगे, सैंपल पेपर भी मिलेंगे, सो दैट कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल मजबूती से हो पाए। एंड बेटा जी इस सबसे जो बेस्ट फीचर है वो ये है कि अगर आप एक बार टॉपर्स बैच ज्वाइन कर लिए तो आने वाले जितने भी टॉपर्स बैच हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। और बेटा अब रही बात इस बैच की प्राइस की, तो बेटा इस बैच का प्राइस बढ़ के अब हो चुका है 1199। एंड अगर इस बैच के बारे में कोई भी डिटेल लेना चाहते हैं तो आप आज ही कॉल करिए 0124-715-8250 नंबर पर। तो बच्चों आपको आज ही कॉल करना है और अगर इस बैच से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और जरा समझते हैं इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो बच्चों इस चैप्टर में हम जो कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं एक बार पहले तो मैं उन सबका फ्लो चार्ट बनाना चाहती हूँ, राइट। तो बच्चों हम इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मानव नेत्र के बारे में। बेटा मानव नेत्र जो है इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डायग्राम बनाने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंड बच्चों आपको जो डायग्राम बनाना है वो नामांकित बनाना है। कौन कौन से भाग आपको मेंशन करने हैं वो मैं सब बताऊंगी आपको इस लेक्चर में। अगर मैं बात करूं बेटा मानव नेत्र जो है अभी तो कंप्लीट मानव नेत्र कभी नहीं पूछी जाती है, वो बहुत ही पहले पूछी जाती थी, बट आपसे 2-2 नंबर में मानव नेत्र के सभी भाग पूछे जा सकते हैं कि मानव नेत्र के जो है भागों के कार्य बताओ, राइट। तो मानव नेत्र के बेटा भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा बात आती है समंजन क्षमता की, जो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे समंजन क्षमता को। बेटा समंजन क्षमता क्या होती है, हम पास और दूर का देख पाते हैं, कैसे यहाँ पर चीजें होंगी बेटा उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। बेटा समंजन क्षमता के बाद जो अगला टॉपिक है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेटा दृष्टि दोष। क्या है बेटा दृष्टि दोष। दृष्टि दोषों में भी हम लोग 3 दोषों को सबसे ज्यादा अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पाएंगे, जो कि है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दर्शिता। बच्चों ये तो हो गया मानव नेत्र वाला भाग। अब बेटा बात आती है कि इसके अलावा कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। तो बच्चों हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो वर्ण विक्षेपण। बेटा वर्ण विक्षेपण सदैव प्रिज्म से होता है। बेटा प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, ठीक है, कैसे हो रहा है, वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, इसके अलावा आपसे श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन, यानी कि बेटा कंप्लीट पैकेज बना करके 3-4 क्वेश्चन को मर्ज करके आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर से बेटा आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहां से मिलेगा। आपसे बोलेगा कि वर्ण विक्षेपण से क्या अभिप्राय है, वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। आपसे ऐसे बोल सकता है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन जो है बताओ कि कैसे बन रहा है नामांकित चित्र के साथ। और आपसे ऐसे बोलेगा कि श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन भी बताओ
बताइए। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, 7 नंबर का ये सवाल हो गया। बच्चों वर्ण विक्षेपण के बाद आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन की परिभाषा तो हम कह सकते हैं एग्जाम में इतनी बार नहीं पूछी गई है, बट हाँ प्रकीर्णन पर बेस्ड जो घटनाएं हैं, जैसे कि आसमान का रंग नीला दिखाई देना, ठीक है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, बेटा इनसे आपके जो है जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। बेटा वायुमंडलीय अपवर्तन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वायुमंडलीय अपवर्तन से जो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो है बेटा जी कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं, आखिरकार ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इसको भी मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद बेटा जी आपसे जो है विलंबित सूर्यास्त अग्रिम सूर्योदय के बारे में पूछ सकता है, वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन पर ही बेटा जी बेस्ड है। इसके बाद बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इंद्रधनुष का निर्माण। बच्चों ये इंद्रधनुष का निर्माण कभी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, हमसे हमेशा ही 2 नंबर के सवाल के रूप में पूछा जाएगा, तो उसको भी हमें एक्सप्लेन करना है। हम कितने शब्दों में आंसर को लिख के आए कि वे कंप्लीट मार्क्स मिले, बच्चों ये भी मैं आपको बताऊंगी। किस क्वेश्चन में कौन सा डायग्राम बनाना है ये भी बेटा मैं आपको बताऊंगी, तो आपको इस लेक्चर को ध्यान से देखना है। और बेटा ये लेक्चर आपके लिए कंप्लीट पैकेज है, आप बस ये मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो बच्चों हमें इतने कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार मानव नेत्र है क्या। तो बच्चों अगर हम लोग आंखें 1 सेकंड के लिए भी बंद कर लेते हैं तो क्या हमें चीजें दिखाई देती है? नहीं। तो यानी कि बच्चों जो मानव नेत्र है हम कह सकते हैं भगवान का दिया हुआ सबसे जो है कह सकते हैं अनमोल तोहफा है, जिसकी वजह से हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं, राइट। अब बच्चों मानव नेत्र 2 क्यों है, इस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। और बेटा मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है? तो बेटा चूंकि मानव नेत्र भी क्या कर रही है, ये वस्तुओं का देख करके वस्तुओं का प्रतिबिंब बन रहा है हमारे नेत्र में, तो बच्चों सेम चीज क्या होती है कैमरे में भी होती है। और बेटा आपसे ऐसे बोलेगा कि मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है और कैमरे का आविष्कार किसकी वजह से हुआ? तो बेटा मानव नेत्र की तुलना कैमरे से की जाती है, और कैमरे का जो आविष्कार है वो भी मानव नेत्र को देख करके किया गया। बच्चों इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, इसमें भी कैमरे की भांति ही प्रतिबिंब बन रहा है, लेंस लगा हुआ है, राइट। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब जो है जैसे मैंने आपको बोला था कि मानव नेत्र 2 क्यों है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। बच्चों एक आंख का दृष्टि क्षेत्र होता है 150 डिग्री, पर अगर हम लोग बात करते हैं 2 आंखों की, तो 2 आंखों से बेटा जो दृष्टि क्षेत्र होता है बढ़ जाता है और लगभग 180 डिग्री हो जाता है। और बेटा हम लोग 180 डिग्री तक अपने आसपास और फैला हुआ जो संसार है उसको आराम से देख सकते हैं। प्लस बच्चों अगर हमारे पास 2 आंखें नहीं होती तो हमें संपूर्ण संसार चपटा दिख रहा होता। बच्चों हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब नजर आ रहा होता है, क्योंकि हमारे पास 2 आंखें हैं। और बच्चों अगर प्रकाश कम भी होता है, अगर प्रकाश की मात्रा कम भी है तो हमें आराम से दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पास 2 आंखें हैं। तो बच्चों ये सारी बातें आपको लिख करके आनी है, 2 नंबर का सवाल आ सकता है। तो हम क्या लिख के आएंगे, मनुष्य के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि 2 आंखों से यही जो क्षेत्र है बेटा बढ़ करके 180 डिग्री हो जाता है। और बेटा जी हम लोग क्या कर सकते हैं, मंद प्रकाश में भी किसी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। यानी कि बेटा जी आंखों के देखने की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वो भी बेटा जी 1 की बजाय 2 से बढ़ जाती है। और 2 नेत्र होने की वजह से बेटा हमें तीसरी विमा भी दिखाई देती है, सारी वस्तुएं हमें 3D दिखाई देती हैं। अगर 2 आंखें नहीं होती तो बेटा हमें संपूर्ण संसार चपटा दिख रहा होता, केवल द्विविमीय दिखाई दे रहा होता। तो बच्चों इसलिए क्या होना चाहिए, हमारे पास जो है देखने के लिए 2 नेत्र दिए गए हैं, तो आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करके आ जाना है। आगे बच्चों बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि मानव नेत्र के मुख्य भागों की। तो बच्चों जो हमारी मानव नेत्र है वो कैसी है, एक गोले के जैसे है, और जो ये गोला है यही क्या है, अलग अलग भागों में बटा हुआ है। बच्चों जो ये गोला है बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नेत्र गोलक। और बेटा नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेटा वो साफ साफ लिखा भी हुआ है कि पूरा जो नेत्र है वो क्या कहलाता है, नेत्र गोलक कहलाता है। और जो यही नेत्र गोलक है ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है, और इस वजह से
से ही हम क्या कर पा रहे हैं बेटा जी, इस वजह से ही जो है हम चीजों को देख पा रहे हैं। और इसका व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस बात को आपने स्पेशली ध्यान रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव सवालों में भी पूछा गया है। आगे बच्चों बात करेंगे, अब बात आती है मानव नेत्र की संरचना की। आखिरकार मानव नेत्र कैसे बनी हुई है? तो बच्चों मानव नेत्र का जो चित्र है वो हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, है ना बेटा, कुछ इस प्रकार से। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा भी सकती हूँ, है ना, एक मिनट रुकिएगा, है ना बच्चों। मानव नेत्र कुछ ऐसी है ना, कुछ ऐसी है ना, हल्की सी ऐसे आप करोगे टिल्ट और ऐसे बेटा, है ना, देखो कितने प्यार से बना लिया। ऐसे आप आउटलाइनिंग कर देंगे, बस ये बेटा जी देखो कितने ही प्यार से हमने कितनी साफ सुथरी नेत्र आराम से बना दी, राइट। अब बच्चों इसके कौन कौन से मुख्य भाग हैं तो जरा देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों हमारे जो नेत्र के जो मुख्य भाग हैं, देखो सबसे पहला भाग क्या होता है? तो बच्चों सबसे पहला भाग होता है हमारा स्वच्छ मंडल, और स्वच्छ मंडल को ही हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूंगी, डोंट वरी। पहला भाग क्या है? स्वच्छ मंडल है, कॉर्निया है। सेकेंड भाग बच्चों क्या है? तो बेटा सेकेंड भाग है परितारिका, जिसे हम बोलते हैं आइरिस। पहला क्या है? स्वच्छ मंडल, दूसरा क्या है? परितारिका। बेटा तीसरा क्या है? तीसरा है पुतली। बच्चों इसके बाद है हमारा चौथा नेत्र लेंस कह सकते हो, चाहे क्रिस्टलीय लेंस कहो चाहे नेत्र लेंस कहो, है ना। और बेटा जी नेत्र लेंस कैसा होता है? उत्तल होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद ध्यान सुनना, नेत्र लेंस के पास जो द्रव भरा होता है उसे जल द्रव या नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? जल द्रव या नेत्रोद कहते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, नेत्रोद क्या है, जल द्रव क्या है? जो लेंस के पास द्रव भरा हुआ है। संपूर्ण नेत्र में जो द्रव भरा होता है उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम काचाव द्रव कहते हैं, राइट। बच्चों आंख का जो सबसे पिछला हिस्सा है उसे दृष्टि पटल कहते हैं। और बेटा जी जो ये तंत्रिकाएं हैं बेटा, ये कौन सी बेटा तंत्रिकाएं हैं? इन्हें बोलते हैं दृक तंत्रिका, राइट। बेटा ऐसे देखो जिन पेशियों ने हमारे लेंस को सहारा देकर रखा हुआ है उसे बोलते हैं पक्षमाभि पेशियां, या इसे सिलियरी पेशियां भी कहते हैं। तो आपको किसको किसको ध्यान रखना है? पहला स्वच्छ मंडल या कॉर्निया, फिर परितारिका, पुतली, नेत्र लेंस बच्चों, इसके बाद है पक्षवायु पेशियां, है ना, जल द्रव, काचाव द्रव, दृक तंत्रिकाएं और दृष्टि पटल। बच्चों ये मुख्य भाग हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग डायग्राम अच्छे से बना लेंगे। और बेटा डायग्राम को बनाने के लिए आप एग्जाम में जो है कलर पेन का यूज चाहे करो चाहे ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ओनली पेंसिल से ही बना सकते हैं, है ना। और पेंसिल से आप अच्छे से आउटलाइनिंग कर सकते हैं। बस ट्राई करना कि डायग्राम को आप बार बार रब मत करो ताकि कॉपी ना तो आप ही खराब हो, राइट। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब एक एक करके इसके भागों के बारे में जानते हैं। बच्चों बात करते हैं सबसे पहले भाग की, जो कि है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। तो हमारी आंख का जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे बोलते हैं स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। बच्चों इसकी खासियत क्या है? तो जो स्वच्छ मंडल या कॉर्निया है बेटा, इसी से होकर के ही हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश करता है। और सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन कहाँ से होता है बेटा? देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश जो भाग है वो कॉर्निया से ही अपवर्तित होता है। बच्चों प्रकाश आया, क्या हुआ? जो माध्यम परिवर्तित हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। अधिकांश सबसे ज्यादा बेटा जो है अपवर्तन कहाँ से हो रहा होगा? सबसे ज्यादा अपवर्तन हमारे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया से ही हो रहा होता है। आंख का ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा कॉन्सेप्ट है, आपको प्रॉपर डिटेल में समझाती हूँ। बच्चों कॉर्निया में कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती है। बेटा हमारी आंख में जो प्रकाश है वो यहीं से ही होकर प्रवेश करता है, राइट। बेटा ये बस इंपॉर्टेंट आपको जो है बात ध्यान रखनी है कि आंख का सबसे पहला जो भाग है वो क्या है? जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा है वही होता है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। इसमें कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती है। प्रकाश हमारी आंखों में इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। सबसे ज्यादा अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया से ही होता है। आगे बच्चों बात करते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग व्यक्तियों की आंखों का रंग अलग अलग होता है, राइट। अलग अलग व्यक्तियों की आंखों का रंग अलग अलग कैसे होता है? तो बच्चों वो परितारिका की वजह से होता है। तो बच्चों असल में परितारिका को हम बोलते हैं आइरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। तो बच्चों जो हमारा कॉर्निया है,
कॉर्निया के पिछले हिस्से हम कह सकते हैं, कॉर्निया के तो पीछे बेटा जी क्या होता है, गहरे रंग का पेशियों का एक ढांचा होता है, एक डायाफ्राम होता है, ठीक है। और बच्चों जो ये गहरे रंग की पेशियां हैं, है ना, इनकी वजह से हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष की आंखों का रंग डिसाइड होता है ना। आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय की आंखें जो है वो नीली नीली हैं, है ना, किसी के जो है आपने आंखें बिल्कुल भूरी देखी होंगी, किसी की आंखें ग्रीन होती हैं। तो अलग अलग व्यक्ति की आंखों का जो बेटा रंग है वो बेटा जी परितारिका के ऊपर डिपेंड करता है। तो परितारिका की वजह से जो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष की आंखों का रंग डिसाइड होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, आइरिस करती क्या है, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि परितारिका कर क्या रही है, पुतली को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। देखो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की संरचना होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं। परितारिका एक पतला गोलाकार गहरे रंग का पेशीय डायाफ्राम होता है जो कि पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। किसी व्यक्ति की आंखों का जो रंग है वो परितारिका के रंगों के द्वारा ही निर्धारित होता है। अलग अलग व्यक्ति की आंखों की परितारिका का रंग अलग अलग होता है। परितारिका करती क्या है, पुतली को कंट्रोल करती है। अब बात आती है कि आखिरकार पुतली क्या है, तो बच्चों पुतली ही जो है बेटा वो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। हमारे आंखों में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा वो कौन डिसाइड करेगा बेटा, वो डिसाइड करती है पुतली। असल में बच्चों हमारे आंखों के अंदर जो भाग है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रकाश चला जाएगा तो हमारे आँख का जो इंटरनल जो पार्ट्स हैं बेटा वो क्या हो जाएंगे, वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसलिए बेटा जो हमारी जो कह सकते हैं पुतली है वो कंट्रोल करती है कि आखिर जो है कितनी मात्रा में प्रकाश को प्रवेश करना चाहिए और कितना प्रकाश प्रवेश ना करे। और इसी वजह से बेटा इन्हें परिवर्ती द्वारक भी कहा जाता है ना। इनका बेटा दूसरा नाम क्या है, परिवर्ती द्वारक। बेटा द्वारक मतलब रास्ता, है ना, दरवाजा, और परिवर्ती मतलब जो बदल रहा है ना। भाई अगर ज़्यादा प्रकाश आया तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश ताकि जा पाए। अगर मान लो प्रकाश की मात्रा कम है तो पुतली फैल जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आँखों में प्रवेश कर पाए, राइट। अब बच्चों पुतली होती क्या है बेटा, पुतली जो है हम कह सकते हैं एक छिद्रनुमा संरचना होती है। तो आइरिस के बीच में, परितारिका के बीच में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है। इस छिद्र को ही हम क्या कहते हैं, पुतली अथवा नेत्र तारा भी कहा जाता है। तो आई स्टार कौन है, नेत्र तारा कौन है, तो बच्चों नेत्र तारा हम पुतली को कहते हैं, राइट। तो जब आंख पर अधिक प्रकाश पड़ेगा तो पुतली का आकार अपने आप छोटा हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब प्रकाश कम होगा, जब प्रकाश कम होगा तो बेटा क्या होगा, पुतली सिकुड़ेगी, पुतली सिकुड़ेगी, है ना। पुतली बेटा जो है छोटी होगी, ठीक है। और बेटा जब प्रकाश क्या होगा, जब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होगी ना, अधिक में सिकुड़ेगी ताकि जो है प्रकाश कम आंखों में प्रवेश कर पाए। जब बेटा प्रकाश की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, पुतली फैलेगी, राइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश प्रवेश कर पाए। तो यहीं पर लिखा भी हुआ है कि जब पुतली का जब प्रकाश अधिक पड़ेगा तो पुतली अपने आप छोटी हो जाएगी और अंधेरे में जाने पर पुतली फैल जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आंखों में प्रवेश कर पाए, राइट। बच्चों ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ बनाई भी गई है ना बेटा, ये चीज़ बनाई भी गई है। यहाँ बेटा आप देख सकते हो बेटा पुतली फैली हुई है बेटा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रकाश कम होगा, प्रकाश कम है इसलिए पुतली फैली हुई है। यहाँ बेटा वो पुतली छोटी है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रकाश ज़्यादा है। बच्चों आप लोगों ने बहुत बार ऐसा फील किया होगा, जैसे कि मान लो आप कभी अंधेरे से अचानक से जो है उजाले में जाते हो, कुछ देर तक आपको ना बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, कुछ धुंधला दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या है कि जब आप अंधेरे में थे तो आपकी पुतली फैली हुई थी। जब आप अचानक से प्रकाश में जाओगे, अचानक से धूप में चले गए तो क्या होगा बेटा, पुतली हमारी एकदम से क्या होगी बेटा, छोटी होगी। आपने अक्सर फील किया होगा कैसे कि मान लो आप स्कूल से अपने बाहर से धूप से आकर के एकदम से जैसे ही घर पे जाते हो तो एकदम से धुंधला सा छा जाता है। उसका रीज़न क्या है, जब आप प्रकाश में थे, जब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा थी तो हमारी पुतली कैसी थी, हमारी पुतली छोटी थी। जब आप एकदम से जो है कह सकते हैं कम प्रकाश में आए तो पुतली एकदम से फैल गई। तो बेटा जो ये फैलने सिकुड़ने का जो टाइम होता है ना, उस टाइम पर हमें थोड़ा सा अजीब फील हो रहा होता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा
अचानक से कमरे की लाइट चली जाए तो क्या होगा, कुछ देर तक हमें चीज़ें बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, पर हाँ थोड़ी देर बाद हमें कुछ कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, जब कमरे में लाइट थी बेटा तो पुतली का आकार थोड़ा सा छोटा था। जब बेटा जी लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तो अब क्या होगा, पुतली फैल जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आंखों में प्रवेश कर पाए और हमें प्रॉपर दिखाई दे सके। अब बच्चों, पुतली का आकार कौन कंट्रोल कर रहा होगा, पुतली को छोटा बड़ा कौन कर रहा होगा, परितारिका कर रही होगी। पुतली क्या करती है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है। और पुतली का आकार, बेटा पुतली को छोटा बड़ा कौन कर रहा है, परितारिका कर रही है, राइट। आगे बच्चों बढ़ेंगे, अब बात करते हैं हमारे अभिनेत्र लेंस की। तो बच्चों, हमारे आंख में जो लेंस पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं। इसकी प्रकृति क्या होती है बेटा, तो इसकी प्रकृति बच्चों होती है, हम कह सकते हैं हमारी जो प्रकृति बेटा होती है वो होती है उत्तल, है ना बेटा। हमारे आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। हम कह सकते हैं अभिसारी प्रकृति का होता है ना, अभिसारी प्रकृति। अभिसारी का मतलब क्या होता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने वाला। तो नेत्र में बेटा जो पाया जाने वाला लेंस है उसे हम क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं। और अभिनेत्र लेंस बच्चों कहाँ पर होता है, आइरिस के ठीक पीछे होता है और ये कई परतों से मिलकर बना होता है। अब बेटा देखो, हमने अक्सर देखा भी हुआ है कि जो उत्तल लेंस वो क्या करेगा, जो भी प्रकाश किरणें आएंगी उन्हें क्या करेगा बेटा, उन्हें अपवर्तित करके, बेटा अपवर्तन के पश्चात क्या करेगा बेटा जी, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है ना। और बेटा जहां पर प्रकाश किरणें मिलती हैं वहीं पर ही प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है बेटा। वैसे ही सेम क्या करता है जो नेत्र लेंस है बेटा, जैसे कि बेटा मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारी बेटा मान लो मधुमक्खी है, और क्या हुआ, इससे प्रकाश किरणें आई बेटा, क्या होगा देखो, सबसे ज्यादा तो प्रकाश किरणें बेंड होंगी, अपवर्तित होंगी, वो तो सबसे पहले भाग से ही हो जाएंगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया से ही अधिकतम जो है बेटा जी क्या होगा, अधिकतम जो है प्रकाश अपवर्तित हो रहा होगा। देन बच्चों क्या होगा, थोड़ा सा अपवर्तन और होगा आगे चल करके, जैसे मान लो काचाभ द्रव मिल गया, उससे थोड़ा अपवर्तन हो जाएगा। देन बच्चों क्या होगा, जब प्रकाश किरण लेंस के पास जाएगी तो और ज्यादा क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी। और लेंस क्या करेगा बेटा, लेंस जो है प्रकाश किरणों को रेटिना पर इकट्ठा कर देगा, रेटिना पर फोकसित कर देगा। और इस प्रकार से क्या होगा, लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को इकट्ठा करके कहां पर, रेटिना पर इकट्ठा करके वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है। आपको बेटा ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा लेंस है बच्चों वो क्या करेगा बच्चों, वो रेटिना पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो क्या करेगा बेटा, जो हमारा लेंस है वो क्या कर रहा है, वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर फोकसित कर देता है। और इस प्रकार लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त हो जाता है, राइट। आगे बच्चों बात करते हैं बेटा, बहुत बड़ा ध्यान सुनने, यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण नेत्र लेंस पर पड़ती है तो उसका जो नेत्र लेंस क्या करता है, उसको अपवर्तित करके उसका उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है, राइट। बच्चों जितना मैंने यहाँ पर लिखवाया हुआ है, अगर आप इतना ही नोट करते जाओगे, इतना समझते जाओगे बेटा, ये आपके लिए मान लीजिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। सारे नोट्स आपके सामने, इनका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो एंड बच्चों अपनी तैयारी करो, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा बेटा। बहुत ही आसान भाषा मैंने लिखवाया हुआ है, बस इतना ही प्रिपेयर कर लो, है ना। कैसे लिखना है बेटा, जैसे यहाँ पर लिखवाया हुआ है मैंने वैसे बेटा लिखना है। देखो आप, मैं जो बोल रही हूँ वही यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी बेटा सबसे आसान भाषा आपको मिल रही है, बस इतना ही प्रिपेयर कर लो, ये चैप्टर तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होगा। आगे बच्चों बात करते हैं अब बेटा जो है काचाभ द्रव, तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच स्थान में एक द्रव भरा रहता है जिसे हम कहते हैं काचाभ द्रव, और इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। तो बच्चों क्या है, हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारी आंखों में द्रव भरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं काचाभ द्रव, और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336 होता है। वैसे ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो है रेटिना, है ना, दृष्टि पटल। बच्चों देखो आपको एकदम से सारे पार्ट्स ऐसे
याद होने चाहिए कि सारे भागों के काम क्या हैं, तभी मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ ना। देखो बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहा है। प्रकाश पहले कहाँ पे गया, कॉर्निया पे गया। इसके बाद परितारिका क्या कर रही है बेटा, परितारिका पुतली को कंट्रोल कर रही है। पुतली क्या कर रही है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कर रही है। फिर प्रकाश पहुंचा लेंस के पास, लेंस ने क्या किया, प्रतिबिंब बना दिया। अब बच्चों रेटिना पर देखना कि रेटिना पर आखिरकार क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो बच्चों रेटिना क्या है, हमारी आंख का सबसे पिछला हिस्सा है, इसे हम आंख का पर्दा भी कहते हैं। प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रहा होगा, रेटिना पर प्राप्त हो रहा होगा। लेंस क्या कर रहा होगा, प्रकाश किरणों को रेटिना पर ही फोकसित कर रहा होगा। यानी बेटा जो प्रकाश किरणें हैं वो हमें रेटिना पर मिलती हुई दिखाई दे रही होंगी, राइट। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा बेटा, इसमें क्या होती है बच्चों, देखो ध्यान सुनना। तो दृष्टि पटल आंखों के पिछले भाग में होता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। बेटा प्रकाश सुग्राही का मतलब क्या होता है, जो प्रकाश के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो। जैसे ही प्रकाश पड़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जागृत हो जाएंगी, राइट, वैसे जग जाएंगी, कहेंगे भाई सुबह हो गई मामू उठो। तो बच्चों जैसे ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, बहुत ध्यान सुनना, प्रतिबिंब कैसे बना, प्रकाश किरणें, लेंस ने क्या किया, इकट्ठा करा, राइट। प्रकाश किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तुम ऐसे समझो कि क्या हुआ, प्रकाश किरणें जैसे ही रेटिना पर फोकसित हुई वैसे ही क्या हुआ, ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जागृत हो गई। जैसे ही प्रतिबिंब बेटा क्या हुआ, जैसे ही बेटा प्रतिबिंब रेटिना पर बेटा जी बना, वैसे ही बेटा ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो गई और ये क्या करेंगी, ये उस प्रतिबिंब का विद्युत सिग्नल उत्पन्न कर देंगी। बेटा ये क्या करेंगी, प्रतिबिंब का विद्युत सिग्नल उत्पन्न कर देंगी। अब क्या होगा बेटा, जो ये विद्युत सिग्नल हैं, इन विद्युत संकेतों को दृक तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है, मस्तिष्क कर रहा है। मस्तिष्क तक चीजें कैसे पहुंच रही हैं, सिग्नल के फॉर्म में पहुंच रही हैं। सिग्नल कहां उत्पन्न हो रहा है, रेटिना पर उत्पन्न हो रहा है। रेटिना पर कौन उत्पन्न कर रहा है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं उत्पन्न कर रही हैं। जैसे ही प्रतिबिंब बन रहा है एकदम से उनको झटका लगा, अरे भैया उठो उठो उठो। क्या करा इन लोगों ने, उस प्रतिबिंब का विद्युत सिग्नल उत्पन्न कर दिया। वो विद्युत सिग्नल कौन पहुंचाएगा, दृक तंत्रिकाएं पहुंचाएंगी। दृक तंत्रिकाओं के द्वारा विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाएगा। और बेटा फिर क्या होगा, जो मस्तिष्क है वो इन सिग्नलों की व्याख्या करेगा, वो इन सिग्नलों को रीड करेगा। और बेटा इस प्रकार से भले ही प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा बनता है बेटा, लेकिन तब भी हमें चीजें सीधी दिखाई देती हैं, क्योंकि बच्चों मस्तिष्क तक वो सिग्नल्स पहुंच रहे हैं और मस्तिष्क बेटा वस्तु को वैसे ही देखता है जैसे कि वस्तुएं होती हैं। तो बच्चों वस्तुएं सीधी दिखाई क्यों दे रही हैं, क्योंकि बेटा मस्तिष्क तक सिग्नल पहुंच चुका है। आगे बच्चों बात करते हैं। तो बेटा इस प्रकार से मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हमने सीख लिया। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है समंजन क्षमता, कि हम पास और दूर का कैसे देख पाते हैं। तो बच्चों हमारे जो है नेत्र में एक क्षमता होती है जिसे हम कहते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है बेटा, अभिनेत्र लेंस की ऐसी क्षमता जो क्या कर रहा है, अपनी फोकस दूरी को चेंज कर ले रहा है, राइट, अपने आकार को बदल करके फोकस दूरी परिवर्तित कर लेता है, जिसकी वजह से हमें पास और दूर का आराम से दिखाई देता है। तो हमें क्या बोलेंगे, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वे अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर और पास की वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता की वजह से ही हमें क्या होती है बेटा, अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। बच्चों बहुत ध्यान सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रॉपर यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना है ना। आपको अगर एग्जाम में आएगा समंजन क्षमता क्या है तो आप इतना लिख करके आएंगे, बट ये आपको समझाने के लिए दी हुई है। अगर डिटेल में आता है 4 नंबर में पूछा जाए तो आप लोग ऐसे लिख के आओगे, राइट। तो बच्चों असल में होता क्या है कि जब लेंस में उपस्थित पेशियां शिथिल हो जाती हैं, बेटा शिथिल मतलब कि जो पेशियां हैं वो बिल्कुल एकदम से ऐसे आराम से अपनी जगह पर हैं, तब क्या होगा बेटा, उस टाइम पर लेंस
पतला और लंबा होगा। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उस टाइम बेटा लेंस क्या होगा, पतला हो जाता है। और बेटा जब लेंस पतला होगा मतलब क्या है, फोकस दूरी ज़्यादा होगी। और जब फोकस दूरी ज़्यादा होती है उस टाइम पर वस्तु जो दूर की वस्तु होगी वो नेत्र को आराम से दिखाई दे रही होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी नेत्र को दूर का देखना होता है, वो क्या करता है बेटा, वो जो है लेंस को पतला और लंबा कर देता है, जिससे उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमें दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, नजर आता है, फोकस दूरी ज्यादा होती है। अब बच्चों जब हम पास का देख रहे होते हैं तो बच्चों क्या होता है, जब बेटा जी हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग जो है जब पेशियां सिकुड़ती हैं बेटा, जब पेशियां सिकुड़ेंगी तो क्या होगा बेटा, लेंस का वक्रता बढ़ जाएगा, यानी कि लेंस छोटा मोटा गोल हो जाएगा और उस टाइम पर फोकस दूरी घट जाएगी। यानी कि जब हमें पास का देखना होता है तो फोकस दूरी कम होती है, जब दूर का देखना होता है फोकस दूरी ज़्यादा होती है। जब दूर का देखना होता है पेशियां सिकुड़ी हुई होती हैं, लेंस पतला और लंबा होता है। जब पास का देखना होता है लेंस छोटा मोटा गोल होता है और हमें आराम से दिखाई देता है। राइट बेटा, तो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है कि बेटा जब पक्षवायु पेशियां क्या होती हैं, शिथिल मतलब कि आराम से है ना, अपनी पोजीशन पे हैं, उस टाइम बेटा क्या होगा, लेंस पतला होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और हम आराम से कहाँ का देख पाएंगे, दूर का देख पाएंगे। जब पक्षवायु पेशियां क्या होंगी, सिकुड़ेंगी, लेंस क्या होगा, छोटा मोटा गोल हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी और इस टाइम पर बेटा हम कहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम पास की चीजों को देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से बेटा जी लेंस का आकार बदलने में हेल्प कौन कर रहा है बेटा, पक्षमाभी पेशियां, यानी कि पक्षमाभी पेशियों की वजह से ही क्या है, समंजन क्षमता पॉसिबल हो पा रही है। नेत्र में समंजन क्षमता किसकी वजह से आ रही है, पक्षमाभी पेशियों की वजह से आ रही है। लेंस का आकार कौन परिवर्तित कर रहा है, पक्षमाभी पेशियां कर रही हैं, ये हमारी रियल हीरो हैं। ठीक है, तो समंजन क्षमता कर रही है बेटा, समंजन क्षमता इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेंस की समंजन क्षमता की वजह से ही हम पास और दूर का देख पाते हैं। बच्चों बात आती है दृष्टि परास की, हम कहाँ से कहाँ तक का देख सकते हैं। तो बच्चों जो स्वस्थ आंख होती है बेटा वो जो है 25 सेंटीमीटर से, राइट, 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक आराम से देख सकती है। 25 सेंटीमीटर से और हम कह सकते हैं पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी और अनंत तक बेटा हम लोग आराम से देख सकते हैं। बेटा दूर बिंदु क्या है, अनंत है, निकट बिंदु हमारा क्या है, निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर है। अब बात आती है निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष क्या है बेटा, देखो उल्टा है ना, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि हमें निकट का तो दिखाई दे रहा है, राइट, हमें निकट का दिखाई दे रहा है पर दूर का देखने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। राइट, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि जब हम निकट की वस्तुओं को तो देख पाते हैं बट हमें अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। बच्चों इसका मतलब क्या है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं। इसका बेटा मतलब क्या है, जो दूर बिंदु है उसमें गड़बड़ हुई है। दूर बिंदु क्या है, हमारा अनंत है, यानी कि बेटा जब दूर बिंदु अनंत से कुछ पास आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई अब हो गया है निकट दृष्टि दोष। और बेटा ये दोष जो है वो 10 से 16 वर्ष की आयु में हो सकता है। अब बच्चों अगर इसका कारण देखा जाए तो कारण क्या है बेटा, तो कारण होता है लेंस की वक्रता बढ़ जाना, यानी कि फोकस दूरी का कम होना। ऑब्वियस सी बात है अगर दूर की वस्तुओं को देखना है फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, फोकस दूरी ज्यादा होनी चाहिए, पर लेंस के साथ उल्टा हो जाता है। बच्चों जब लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तब हम क्या बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष होता है। बेटा नेत्र लेंस बेटा जी क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात बेटा जो नेत्र लेंस जो नेत्र गोलक है वो लंबा हो जाता है। यानी बच्चों जब नेत्र गोलक क्या हो गया, लंबा हो गया। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना से पहले ही क्या हो जाएगा, बन जाता है। हम क्या बोलेंगे, हो गया है निकट दृष्टि दोष। इसको दूर करना है, हम क्या करेंगे बेटा, अवतल लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों इसका विपरीत है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या है कि दूर का साफ साफ दिखाई दे रहा है बट हमें पास का दिखाई नहीं दे रहा। पास का दिखाई नहीं दे रहा मतलब क्या हुआ बच्चों, पक्का निकट बिंदु में दिक्कत है। निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो जब बेटा निकट बिंदु क्या हो जाए, 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है तब ये दोष होता है। और बच्चों इस दोष में असल में रीजन क्या होता है बेटा, तो जब नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए यानी कि फोकस दूरी बढ़ जाए,
पास का देखने के लिए फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो जब नेत्र के साथ उल्टा होता है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है, तब क्या होगा, तब बेटा दूर दृष्टि दोष होगा, राइट। और बेटा या हम ये कह सकते हैं कि जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, जब नेत्र गोलक बेटा क्या होता है, छोटा हो जाता है, तो बेटा जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर ना बन के बेटा रेटिना के पीछे किसी बिंदु पर बन रहा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये दूर दृष्टि है। निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ था, नेत्र गोलक लंबा हो गया था, प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जा रहा था। बेटा दूर दृष्टि दोष में बेटा दूर दृष्टि दोष में क्या हुआ, बेटा दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो गया, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष को ठीक करना है, अवतल लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल करो। अगर आप चाहते हो दूर दृष्टि दोष को ठीक करना, तो हमें क्या करना होगा, हमें उत्तल लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल करना होगा। आगे बेटा बात करते हैं जरा दूरदर्शिता। बच्चों जरा दूरदर्शिता क्या है बेटा, ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को ना तो पास का दिखाई देता है और ना ही दूर का दिखाई देता है। यानी कि जब व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही हो जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, व्यक्ति की आंखों में जरा दूरदर्शिता हो गई है। इस दोष को बेटा जी दूर करने के लिए हमें जो है हम कह सकते हैं कि द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये दोष कब होगा, जब व्यक्ति की आयु बढ़ जाएगी। बेटा व्यक्ति की आयु बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पक्षमायी पेशियां कमजोर हो जाती हैं। पक्षमायी पेशियों के कमजोर होने से क्या हुआ, समंजन क्षमता घट जाती है और तब बच्चों ये दोष होता है, राइट। और बेटा जरा दूरदर्शिता को अगर ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, बेटा हम द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों द्विफोकसी लेंस में क्या होगा बेटा, द्विफोकसी लेंस में दोनों लेंस लगे होते हैं। बच्चों हमारा जो है उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस क्या कर रहा होगा, पास की चीजों को दिखा रहा होगा। और बेटा जो हमारा अवतल लेंस है वो क्या कर रहा होगा, दूर की चीजों को दिखा रहा होगा। तो निचला हिस्सा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है और ऊपर अवतल लेंस लगा होता है। आगे बच्चों बात करते हैं मोतियाबिंद की। तो जब हमारी आंखों का जो लेंस है वो पारदर्शी ना होकर के बेटा मोती जैसा सफेद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि मोतियाबिंद हो गया है। व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता है, रात में देखने में दिक्कत होती है। और इस दोष को दूर करने के लिए हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन करके डॉक्टर करता क्या है बेटा, जो लेंस है, जो अपना लेंस जो सफेद हो गया है उसको हटा करके आर्टिफिशियल लेंस लगा देता है। बच्चों नेक्स्ट है आबिंदुकता। बेटा आबिंदुकता को हम लोग दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं। अगर कहीं अगर आ जाए तो आप लोग आराम से परेशान मत होना, यही समझना कि ये हमारा क्या है, आबिंदुकता ही है, ठीक है। बच्चों इसमें क्या होता है, एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यानी कि एक साथ आपको नीचे का और ऊपर का एक साथ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आपको बेटा चपटा दिखाई देगा इसमें, ठीक है। जब कॉर्निया क्या होगी बेटा, जब कॉर्निया गोल नहीं होती है तब ये दोष होता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वर्णांधता बच्चों क्या होती है, जब बच्चों किसी व्यक्ति को जो है रंग में अंतर करने में दिक्कत होती है कि नीला आपको हरा दिखाई दे रहा है, हरा आपको नीला दिखाई दे रहा है, लाल आपको काला दिखाई दे रहा है बेटा, तब ये दोष होता है। और बच्चों ये कह सकते हैं जेनेटिकल रोग होता है, यानी कि बेटा जी हम कह सकते हैं जो है आपका बेटा दोष होता है बच्चों, ये वंशागत रोग होता है ना। अगर आपके फैमिली में किसी को हुआ होगा तो ही आपको होगा, राइट। और बेटा इस दोष को दूर करने का कोई भी उपाय नहीं है, 1000 में से किसी एक व्यक्ति को होगा। तो बच्चों ये हमारा मानव नेत्र कंप्लीट हो गया। मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र के कार्य की जो है भागों के कार्य, मानव नेत्र प्रतिबिंब का निर्माण सीख लिया, दृष्टि दोष सीख लिए, समंजन क्षमता देख ली, कंप्लीट देख लिया है इतना। अब बच्चों बात आती है रंग बिरंगे संसार की, यानी कि वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन, इनको सीखना है। चलिए सबसे बात आती है प्रिज्म की। बच्चों प्रिज्म क्या है, तो बेटा प्रिज्म एक प्रकार की ज्यामिति है। बेटा क्या है, प्रिज्म एक प्रकार की ज्यामिति है जिसमें आपके 2 त्रिभुजाकार फलकें होती हैं, 2 त्रिभुजाकार फलकें होती हैं और 3 आयताकार फलकें होती हैं, और 3
आयताकार फलकें होती हैं। और सारी फलकें क्या होंगी बेटा, सारी फलकें एक दूसरे पर किसी ना किसी एंगल पर बेंड होंगी। तो बच्चों सबसे पहले क्या किया बेटा, सबसे पहले न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो जब न्यूटन बेटा जी ग्रहों को की स्थिति गणना कर रहे थे, ग्रहों के बारे में, ग्रहों की गति के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने दूरदर्शी में ऑब्वियसली लेंस लगा होता है, तो उन्होंने देखा कि कुछ कुछ उन्हें रंग दिखाई दे रहे थे। तो उन्हें समझ ये नहीं आ रहा था कि रंग आ कहाँ से रहे हैं, ग्रहों का ही रंग है या फिर प्रकाश का रंग है। तो बच्चों न्यूटन ने ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया कि प्रिज्म से बेटा, जिन्होंने क्या किया बेटा, जो श्वेत प्रकाश यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको बेटा प्रिज्म में डाला। तो उन्होंने क्या पाया कि जो हमारा श्वेत प्रकाश है वो रंगों में विभक्त हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कि जो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश में दिखाई देता है वो असल में वाइट नहीं होता, बल्कि अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। तो यानी बच्चों सिंपल सा मतलब ये है कि प्रिज्म में बेटा, प्रिज्म में अगर किसी वाइट लाइट को प्रवेश करवाया जाएगा तो ये अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगी। और बेटा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, तो बच्चों कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण हमेशा किससे होगा, प्रिज्म से होगा। बच्चों रंग जब बेटा विभक्त होते हैं तो हमें जो ये रंगों की पट्टी प्राप्त हो रही होती है इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। यानी कि बच्चों जो रंगों का क्रम होता है, रंगों का जो क्रम होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। राइट बच्चों, इस स्पेक्ट्रम में खासियत क्या है कि जो बैंगनी रंग है वो सबसे नीचे होगा और रेड कलर सबसे ऊपर होगा। राइट बच्चों, यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रिज्म है बेटा, प्रिज्म में सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होगा, बैंगनी रंग का होगा। सबसे कम विक्षेपण किसका होगा, लाल रंग का होगा। बच्चों असल में आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि बच्चों अगर तुम विबग्योर को ध्यान से देखो तो बेटा विबग्योर क्या है, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। यानी कि जो ऊपर के रंग है बेटा इनकी तरंग दैर्घ्य क्या है बेटा, लैम्डा सबसे कम है, लैम्डा सबसे कम है। जो नीचे के रंग है बच्चों क्या है, उनका लैम्डा ज्यादा है। ठीक है, और बच्चों सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, बैंगनी रंग की होती है, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की। इसलिए बच्चों क्या होता है, प्रिज्म में सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है, बैंगनी रंग का। सबसे अधिक झुकता कौन है, बैंगनी रंग झुकता है। सबसे कम बेटा कौन झुकेगा, रेड कलर झुकेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस इसको मैं लिखवा दे रही हूँ, इतना ही तुम लिख लेना। ठीक है, कि लैम्डा क्या है, अधिक है किसका, रेड कलर का। लैम्डा ज्यादा है किसका, लाल रंग का। रेड का लैम्डा ज्यादा है इसलिए क्या होगा, इसका विक्षेपण सबसे कम होगा। ठीक है, विक्षेपण सबसे कम होगा। बेटा कहीं कहीं बेटा जी विचलन कोण भी दिया जाता है, यानी कि जो प्रकाश किरण है वो अपने रास्ते से कितना कोण बना के विचलित हुई है उसे हम कहते हैं विचलन कोण। तो कहीं कहीं पर आपको डेल्टा भी पूछा जाएगा बेटा, तो डेल्टा क्या होगा, रेड का सबसे कम होता है। राइट, और बच्चों रेड का अपवर्तनांक क्या होगा बेटा, बेटा ध्यान सुनना, लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होता है। गलती मत करना, अपवर्तनांक कम है, म्यू क्या है, कम है। किसके लिए, रेड के लिए। म्यू कम है और लैम्डा ज्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है, रेड का विक्षेपण सबसे कम हो रहा है, विचलन सबसे कम हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं बैंगनी के लिए, ठीक है, तो बच्चों लैम्डा क्या है, बैंगनी का सबसे कम है। किसका, बैंगनी का। वॉयलेट का जो लैम्डा है वो सबसे कम है, इसलिए क्या हो रहा है, विक्षेपण सबसे ज्यादा हो रहा है, विक्षेपण अधिक हो रहा है। यानी कि जो विचलन कोण होगा सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, वो ज्यादा होगा जो है बैंगनी कलर के लिए। और बेटा अपवर्तनांक क्या होगा बेटा, बैंगनी के लिए अपवर्तनांक अधिक होगा। तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा बेटा, बैंगनी के लिए अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। और बेटा जी चूंकि इसकी लैम्डा भी कम है इसलिए क्या होगा, सबसे ज्यादा
कोण बना के झुकता हुआ बेटा निकलता है, राइट। और रेड कलर क्या है, इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, पुष्पराज पुष्पा है, ये झुकता नहीं है। बच्चों अपवर्तन की प्रिज्म से असल में जी हो क्या रहा है, प्रिज्म से असल में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है और अपवर्तन के कारण ही हमें रंग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। बेटा पहले प्रकाश कण कहाँ जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, अपवर्तन बेटा हो रहा है ना। जब ये कांच से वापस बेटा वायु में निकले तो क्या होगा, वापस से अपवर्तन होगा। और बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 बार अपवर्तन हो रहा है और इस वजह से हमें क्या होता है, अलग अलग रंगों की पट्टियां दिख रही होती हैं। ये आपको डायग्राम बना लेना है। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं मेरा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कर से ही हमें अलग अलग रंग दिखाई दे रहे होते हैं और इस वजह से ही प्रिज्म जो है रंगों को विभक्त कर देता है। बेटा आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध करो कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट बताना है, वहां पर बेटा आपको जो है श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन का कॉन्सेप्ट बताना है। तो श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन भी न्यूटन ने ही किया था और न्यूटन ने बेटा 2 सर्वांगसम प्रिज्म लिए, ठीक है। एक प्रिज्म को सीधा रखा, एक प्रिज्म को उल्टा रखा। तो उन्होंने क्या देखा कि बेटा जो पहला प्रिज्म था उससे बेटा क्या थी, व्हाइट लाइट जा रही थी। तो क्या हुआ बेटा, प्रिज्म से रंग विभक्त हुए, फिर बेटा विभक्त हुए, लेकिन बेटा जो सेकेंड जो प्रिज्म था उससे जो प्रकाश में बाहर निकल रही थी वो भी व्हाइट लाइट ही निकल रही थी। तो यानी बच्चों कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 प्रिज्मों का एक्सपेरिमेंट करके हमें क्या पता चला कि यस जो श्वेत प्रकाश है वो क्या होता है, 7 रंगों से मिलके बना होता है। अगला बच्चों टॉपिक आता है प्रकीर्णन का। बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, देखो जो वर्ण विक्षेपण है उसमें हमें रंगों की पट्टियां प्राप्त हो रही हैं, 7 रंग हमें विभक्त होते हुए दिख रहे हैं। बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब ये है कि रंग हवा में बेटा जी क्या हो रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी वजह से होता है, तो बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वायुमंडलीय कणों के द्वारा। तो बेटा जब भी प्रकाश क्या होगा, जब भी प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरेगा तो वायुमंडल में जो कण मौजूद होते हैं वो कण क्या करते हैं, प्रकाश को चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं, छितराज देते हैं और इस प्रकार से वायुमंडलीय कणों के द्वारा प्रकाश का चारों दिशाओं में जो फैलने की घटना होती है उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बच्चों आपको जो ध्यान रखना है वो बेटा ध्यान रखना है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, जिस रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, सबसे कम होगी, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होगा, राइट। जिसका लैम्डा सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, और जिसका लैम्डा ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, प्रकीर्णन कम। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जो छोटे कण हैं वायुमंडल के, जो छोटे कण हैं वो क्या करेंगे, वो छोटी तरंग दैर्घ्य वाले रंगों को क्या करेंगे बेटा, छोटी तरंग दैर्घ्य के रंगों को प्रकीर्णित करेंगे, राइट। जब कणों का जो साइज है वो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि जो बड़े साइज के कण होते हैं, बड़े साइज के कण क्या करेंगे, बड़े साइज के बेटा जो कण होते हैं वो बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले रंगों को प्रकीर्णित करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो लाल रंग है, ठीक है, ऑरेंज कलर है, इनका प्रकीर्णन कौन करेंगे बेटा, इनका प्रकीर्णन करेंगे हमारे बड़े साइज के कण। जैसे मान लो बैंगनी है, ब्लू है, तो बेटा जी ये छोटे जो तरंग दैर्घ्य जो रंग है उनको कौन प्रकीर्णित करता है, उनको प्रकीर्णित करते हैं हमारे छोटे कण। चूंकि बच्चों वायुमंडल में छोटे कणों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए बेटा जी जो हमारा आसमान में बेटा जो हम कह सकते हैं जो रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का बेटा रंग नीला दिखाई देना, वो इस वजह से ही दिखाई देता है क्योंकि बच्चों जो छोटे कण हैं वो क्या कर रहे हैं, छोटी तरंग दैर्घ्य वालों को प्रकीर्णित कर रहे हैं। चूंकि जो हमारे बैंगनी, नीला, जामुनी रंग है इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक हो रहा है, इसलिए हमें क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या आपको बात समझ में आ गई, वायुमंडल में छोटे कणों की संख्या ज्यादा है, छोटे कण सबसे कमजोर तरंग दैर्घ्य रंगों को प्रकीर्णित करते हैं। तो चूंकि आसमान में या फिर हम कह सकते हैं समुद्र के ऊपर जो जल की बूंदे हैं, जो वायु में जो कण मौजूद हैं वो नीले, बैंगनी, जामुनी छोटी तरंग दैर्घ्य वाले रंगों का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा करते हैं। दैट्स वाई हमें स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। बच्चों सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, बिकॉज
बिकॉज बच्चों सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर होता है बेटा। चूंकि दूरी बहुत ज्यादा है तो बेटा रास्ते में ही बाकी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। दूरी चूंकि ज्यादा है, लगातार प्रकीर्णन हो रहा है। जो छोटी तरंग दैर्घ्य वाले कण है बेटा, जो रंग है वो रास्ते में ही प्रकीर्णित हो जाते हैं और बच्चों हमारी आंख तक सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही पहुंच पाता है। इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। और बेटा यही कारण है कि खतरे का जो सिग्नल है वो भी लाल रंग का होता है, रेलवे का सिग्नल भी लाल रंग का होता है। आपसे सवाल पूछेगा कि दोपहर के समय सूर्य सफेद क्यों दिखाई देता है। दोपहर के समय सूर्य सफेद इसलिए दिखाई देता है क्योंकि दूरी सबसे कम होती है बेटा, इतना ज्यादा प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है और इसलिए हमें जो रंग है बेटा जी वो क्या हो, मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए बेटा दोपहर के समय जब सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है सूर्य सफेद दिखाई देता है। आपसे पूछेगा कि जब अधिक ऊंचाई पर जाते हो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है, वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं होगा, वायुमंडलीय कण नहीं होंगे। जब कण नहीं होंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इस वजह से अधिक ऊंचाई से देखने पर या बेटा जी चंद्रमा से देखने पर या अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है। बच्चों व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। बेटा आपने कई बार ऐसी घटनाएं होती हुई देखी होंगी ना, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा जंगलों में जहां पर ज्यादा हरियाली होती है, सूर्य का प्रकाश हमें ऐसा कुछ नजर आ रहा होता है तो बेटा ये है प्रकाश का टिंडल प्रभाव। बच्चों टिंडल इफेक्ट क्या होगा बेटा, जब प्रकाश का जो रास्ता है, जो प्रकाश का मार्ग है हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है तो इस घटना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। बच्चों ध्यान सुनना, जो टिंडल प्रभाव बेटा, जो प्रकाश का जो टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित है। तो बच्चों असल में हम क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरेगा बेटा, कोलाइडी माध्यम का बेटा मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक माध्यम मिले हुए हैं ना। जैसे कि जब आप नॉर्मल जल से जो लाइट को गुजारोगे तो आपको लाइट का रास्ता दिखाई नहीं देगा, पर वहीं पर आप पानी में दूध मिला दो और फिर बेटा जी आपको अगर प्रकाश को गुजारो तो आपको प्रकाश साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ऐसे लिखो कि कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है तथा प्रकाश का पथ साफ साफ नजर आता है। ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना टिंडल इफेक्ट कहलाती है, यानी कि जो टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित है। बच्चों बात आती है इंद्रधनुष का निर्माण। तो आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष बेटा अक्सर जो है हमें जब बारिश होती है तो बेटा बारिश के बाद दिखाई देता है, राइट। और बेटा इंद्रधनुष में जो पट्टियां हैं वो हमने देखा था कि जैसे कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा था तो वही सेम पट्टियां हमें प्राप्त हो रही थी। तो बच्चों असल में क्या हुआ बेटा, बारिश के बाद हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं और बच्चों ये छोटी बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य कर रही होती हैं। और बेटा इस बूंदों से क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना बेटा, इन बूंदों से प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों अपवर्तन के कारण क्या हुआ, अपवर्तन के कारण बेटा जी विक्षेपण हुआ। इसके जो सेकंड घटना क्या होती है बेटा, सेकंड घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, पूरा प्रकाश लौट आया। एंड बच्चों थर्ड घटना क्या है, वापस से इसका अपवर्तन होता है और इस प्रकार से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आपको बेटा जी दो बातें ध्यान रखनी है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए जो बारिश के बाद, वर्षा के बाद जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो प्रिज्म की भांति कार्य कर रही होती हैं। उनसे क्या हो रहा है, अपवर्तन के बाद विक्षेपण हुआ, देन प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ एंड देन बच्चों जब प्रकाश वापस से बूंद से बाहर निकला तो क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। और इन घटनाओं की वजह से ही हमें क्या होता है, इंद्रधनुष साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो आपको सिंपल सी बेटा बात ध्यान रखनी है कि देखो
वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होगा बेटा, हम सब जानते हैं कि जब जैसे से तुम कहा जाओगे, जैसे से तुम आसमान में ऊपर की ओर जाओगे तो क्या होगा बेटा, जो हमारे माध्यम का हम कह सकते जो माध्यम में कण है ना बेटा, उनकी सघनता बदलती जाती है ना बेटा, उनका जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे कणों का इकट्ठा होना है बेटा वो बदलता जाता है ना। जैसे कि जब हम लोग ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, ज़्यादा जब ऊंचाई पर आप जाओगे तो आप पाओगे कि कणों की संख्या कम हो रही है ना। वायुमंडल हमारे आसपास ज्यादा सघन है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तो बेटा जी क्या होगा, ये कण बेटा जी जो हमारे माध्यम है वो क्या होगा, विरल होता जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक घटता जाता है जैसे जैसे हम क्या होंगे, ऊपर की ओर उठते जाते हैं। तो बच्चों चूंकि अपवर्तनांक में डिफरेंस है इसलिए क्या हो रहा है बेटा, इसकी वजह से वायुमंडल में प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है और इसलिए बेटा हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, या हम कह सकते हैं बेटा इसलिए जो है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों हो रहा है बेटा, देखो तारे बहुत दूर हैं, तारे बेटा जी कहां पर हैं, अंतरिक्ष में हैं, वहां पर कुछ भी नहीं है। तो जैसे जैसे तारों से बेटा आने वाला जो प्रकाश है वो जैसे जैसे वायुमंडल में प्रवेश हो रहा है, तो बच्चों हमें पता है कि जब प्रकाश हमारी आंखों तक आएगा तो बेटा लेयर्स, आप ऐसा सोचना कि यार पहले बिल्कुल भी कण नहीं है, फिर कण थोड़े थोड़े से कण आए, फिर और कण आए, फिर और कण आए, तो यानी बच्चों माध्यम का जो हम कह सकते हैं सघनता का लेवल बेटा वो बढ़ता जा रहा है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा कि अपवर्तनांक में डिफरेंस होने की वजह से वायुमंडल में प्रकाश का निरंतर कई बार अपवर्तन होता है और इस वजह से बच्चों हमें जो तारे हैं वो झिलमिलाते हुए दिखाई दे, क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है भाई, हमारे आंखों पर कई बार प्रकाश ज्यादा पहुंच रहा है, कई बार कम पहुंच रहा है, कई बार ज्यादा कई बार कम। और बच्चों जब चूंकि बार बार अपवर्तन हो रहा है तो इस वजह से तारे की आभासी स्थिति भी बदलती रहती है, दैट्स वाई हमें तारा झिलमिलाता हुआ नजर आ रहा होता है। बच्चों के डिटेल में समझना है बेटा, मैंने आपको जब लेक्चर लिया था वहाँ पर डिटेल में लिखवाया हुआ है, आप बेटा आराम से देख सकते हैं कि जब मैंने आपको जो है प्रॉपर पढ़ाया हुआ है बेटा लेक्चर में, तो वहाँ पर डिटेल में लिखवाया हुआ है। आगे बेटा बात करते हैं कि ग्रह क्यों हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। बच्चों ग्रह चूंकि पृथ्वी के पास हैं, जैसे चंद्रमा है बेटा, चंद्रमा पृथ्वी के पास है, तो बच्चों ऐसा नहीं कि अपवर्तन नहीं हो रहा है बेटा, चंद्रमा से जो प्रकाश हमारे आंखों तक आ रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन हमारे आंखों में हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन अभी भी हो रहा है, बट चूंकि दूरी बहुत ही कम है तो बच्चों जो झिलमिलाहट का प्रभाव है वो नष्ट हो जा रहा है ना। अब जरा सोच रहे हो कहीं दूर बल्ब है कोई है ना, अगर वो जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, तो हमें वो प्रॉपर समझ में आएगा वो झिलमिला रहा है। पर सोच के देखो कि अगर एक साथ 1000 बल्ब लगे हुए हैं और 1000 में कोई एक बल्ब अगर खराब भी हो गया तो क्या तुम्हें वहां पर वो नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। तो बच्चों चूंकि क्या है बेटा, आप समझो कि चंद्रमा को 1000 बल्ब है, ये हमारी आंखों के जस्ट बहुत ही पास है, तो इसलिए बच्चों क्या है कि जो चंद्रमा है हमें वो जो है टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है। आगे बच्चों बात करते हैं अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त की। तो बच्चों अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त का कारण भी बेटा क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। बच्चों असल में क्या होता है बेटा, असल में सूर्य होता कहाँ पे है, निर्वात में है, अंतरिक्ष में है। जैसे ही बच्चों जब सूर्योदय होने को होगा बच्चों, जैसे ही सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल कैसा है, सघन है, निर्वात कैसा है बेटा जी, विरल है, तो बच्चों क्या हुआ, बार बार अपवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बच्चों सूर्य का प्रतिबिंब 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है। और बच्चों सेम जब बेटा जी क्या होता है, सूर्यास्त हो रहा होता है, तब भी क्या होता है बेटा जी, सेम चीज होती है। और बेटा हमें जो सूर्य है वो प्रतिबिंब उसका 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, जिसे हम विलंबित सूर्यास्त और अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। तो यानी बच्चों इन दोनों का ही रीजन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडलीय अपवर्तन कब हो रहा है, जब बेटा जी माध्यम की सघनता और विरलता के कारण क्या हो रहा है, बार बार प्रकाश का अपवर्तन होगा वायुमंडल में, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाएगा। सो आई होप बच्चों आपको प्रॉपर डिटेल में समझ में आ गया होगा। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आपको देखना है कि इनका आंसर कैसे लिखना है तो बच्चों मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लासेस लेकर के आऊँगी। एंड येस अभी ट्यूसडे को मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आने वाली हूँ। अगर मेरी लाइव क्लास देखनी है तो आपको ट्यूसडे को रात के 7 बजे आना पड़ेगा। सो हर ट्यूसडे को शाम के 7 बजे क्लास होती है। एंड अगर आपने अभी तक टॉपर्स बैच 2.0 ज्वाइन नहीं किया है
कर लीजिए, क्योंकि बच्चों टॉपर्स बैच 2.0 में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वहां पर आपको लाइव क्लास के साथ साथ नोट्स भी मिलेंगे, टीचर स्लाइड्स भी मिलेंगी एंड सैंपल पेपर भी मिलेगा। तो बच्चों देखो यार, सिंपल सी बात है, टाइम बहुत ही कम बचा है और इस कम टाइम में ही हमें सब कुछ प्रिपेयर करना है। वन शॉट को बिल्कुल ध्यान से देखो, राइट, इसके नोट्स बना लो बेटा, चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस टाइम पर हमारे लिए, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बार बार रिवीजन करना। टाइम बहुत कम बचा, अगर तुमने मान लो सब कुछ एक बार पढ़ लिया, अगर तुम ये सोच रहे हो कि एग्जाम टाइम पर रिवाइज करोगे, सोच के देखो कि कितना मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम टाइम पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर होगा आप पर, एंड बच्चों फिर आप चीज़ों को बार बार भूल रहे होगे। सो आपको करना क्या है बेटा, अभी से आपको बिल्कुल अच्छे से, है ना, एक टाइम टेबल फॉलो करना होगा, एक स्केड्यूल बनाना होगा और उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। बच्चों टॉपर्स बैच में हम लोग यही कर रहे हैं, प्रॉपर डिटेल में पढ़ रहे हैं। आपको बेटा जी नोट्स की भी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोगों को PDF प्रोवाइड करेंगे, राइट। एंड बेटा आपको सैंपल पेपर भी यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि सैंपल पेपर से हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना कि आखिरकार बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा कैसे जाता है, कैसे पेपर आएगा, हमें बेटा आंसर कैसे लिखना है, वो हम आपको ऑलरेडी टॉपर्स बैच 2.0 में पढ़ाएंगे। एंड बच्चों आपको जो अपकमिंग आने वाले जो टॉपर्स बैचेस हैं बेटा, वो भी बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, तो यानी कि आपको बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चे यार आपके लिए ही है सब कुछ। आपका बेटा बोर्ड एग्जाम को पता है कि पहला बोर्ड एग्जाम है, बहुत कॉन्फिडेंस देता है। बोर्ड एग्जाम के मार्क्स ऑब्वियसली क्लास 11th में जब आप सब्जेक्ट चूज करोगे तो उसके लिए मैटर करेंगे। अगर मार्क्स कम आए तो हो सकता है कि आपको स्कूल में जो आपको स्ट्रीम चूज करनी है वो ना मिल पाए, तो इसलिए बेटा जी आपको जो है बोर्ड बहुत ही अच्छे से देने होंगे। एंड यस, अगर कम टाइम बचा है बेटा, कम टाइम में करना क्या है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, सही जगह पर लगाना है, बार बार खुद के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। ये टाइम एक्सपेरिमेंट का नहीं बचा है, ये टाइम बचा है मेहनत करने का, जुनून के साथ मेहनत करने का। एंड आई होप कि आप लोग जितने बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हो सब बिल्कुल मन लगा के मेहनत से पढ़ाई करोगे। बाकी बच्चों लेक्चर कैसा लगा है ये भी कमेंट करना है। बच्चों आपको आगे आने वाले दिनों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप लोग, आपको कौन सी क्वेश्चन से प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके लिए और कौन कौन से वीडियोस लेकर के आऊँ, आपको कमेंट करके बताना है। बेटा बाकी अगर आपको टॉपर्स बैच के बारे में कुछ भी जानना है सो 0124715825 पे कॉल करनी है। एंड बच्चों अगेन एक ही बात बोलूँगी कि अगर आपको मेरी लाइव क्लास देखनी है बेटा, मैं हर ट्यूसडे को लाइव आती हूँ शाम के 7 बजे, एंड 7 बजे एक बहुत ही स्पेशल क्लास आने वाली है आने वाले ट्यूसडे को। तो मिलूंगी अपने बैचेस के अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर में मजा आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।